बाय कोड करके बताया, मैं कोड एंड पे दोबारा करूँगा, ठीक है। अभी ज़रा इस चीज़ पे गौर करें कि ये चीज़ होती किस तरह, जो मैंने अभी किया है। वॉइड यानी रिटर्न टाइप हम लिखते होते थे, ये बात है। डिस्टेंस क्या था हमारा, क्लास का नेम था जिसके अंदर वो फंक्शन डिफाइन हुआ होता था, ये बात है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते थे, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते थे जो फंक्शन होता था, और अगर उसके अंदर कोई आर्गूमेंट्स पास करने होते थे तो हम ये चीज़ लिखते होते थे, ठीक है। तो यही वो चीज़ है जो बेसिकली अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले की है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है कि फंक्शन को क्लास के बाहर जाके डेफिनेशन किया है, बाहर जाके डिफाइन किया। तो कैसे किया मैंने सिंपल वाइड लिखा था, फिर क्लास का नेम लिखा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डाला था, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया था, फंक्शन का नेम लिखा था। और उसके बाद अगर फंक्शन आर्गूमेंट्स मैंने नहीं थे डाले, तो अगर आपने डालने हो तो वो भी आप डाल सकते हैं, यानी ये वैल्यू जाके क्लास के अंदर कहीं जाके स्टोर हो जाए। चलें जी, आगे मूव करते हैं कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इस क्वेश्चन की आउटपुट क्या आएगी, तो क्या आप इसका आंसर देंगे। पेपर में भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। देखें, बहुत गौर से पढ़ने वाली चीज़ है। इधर से स्टार्ट करना है हमेशा, मेन प्रोग्राम से, ठीक है। हम मेन प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं और साथ फिर इसकी एग्जीक्यूशन भी करते रहते हैं। वैसे तो आपको आउटपुट नज़र आ गई होगी, लेकिन ये आउटपुट आई किस तरह, चलें देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है, इंट मेन आया है, रेक्टेंगल रेक्ट के नाम से एक क्लास बनी। रेक्टेंगल एक क्लास थी जिसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया रेक्ट, ठीक है। और रेक्ट के अंदर क्या इंट करवाया 3 और 4। चलें जी, 3 और 4 किधर जाएगा, यहाँ से जाएगा और चेक करेगा कहाँ पर दो इंटीजर टाइप ये है, ठीक है। ये रेक्टेंगल के नाम से क्लास थी, ठीक है। और उसके बाद जो था वो रेक्ट नाम का हम लोगों ने वेरिएबल लिया हुआ था। तो हम लोगों ने क्या किया कि रेक्ट के अंदर हम लोगों ने पहले के अंदर करा दिया 3 स्टोर और दूसरे के अंदर करा दिया 4 स्टोर, ठीक है। और उसके बाद किया रेक्ट बी, तो क्या आंसर आया हमारा 5 और 6 आ गया इधर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो क्या कह रहा है, सी आउट करो रेक्ट एरिया, रेक्ट डॉट एरिया। अब रेक्ट डॉट एरिया मतलब क्या है, रेक्ट डॉट एरिया का मतलब है कि रेक्ट डॉट यानी एरिया का जो फंक्शन है वो चलाओ। अब हम मेन पे आते हैं, तो पहली बार 3 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाई 6 वाला आंसर आएगा। तो ये अगर आप देखें तो एरिया रेक्ट पहले 12 लिखा आ रहा है और दूसरी बार 30 लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। इसी तरह पेपर के अंदर भी क्वेश्चन दिया हुआ उसका, और आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करके उसका आंसर बताना है क्या, ठीक है। ये सब लोगों को समझ लगी है, प्लीज़ मुझे बताएं। ईजी असल में बेसिकली हम लोग पहले जो पढ़ रहे थे वो ज़्यादा टफ चीज़ें थी, अब तो हम ईजी पे मूव करके हैं दोबारा, ठीक है। ये आंसर आया। अच्छा जी, डिक्लेयरिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास से वही चीज़ है जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये अगर आप गौर से देखो, पिछले में क्या था कि सारा काम हम इधर ही कर रहे थे। अब ये क्लास देखें यहाँ पर एंड हो रही है, और उसके बाद हम लोगों ने वही रेक्टेंगल क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर फंक्शन का नेम। फंक्शन का नेम क्या था, हम लोगों ने क्या रखा हुआ था, सेट वैल्यूज़। तो सेट वैल्यूज़ लिखा और इंट एक्स और इंट वाई कर दिया। एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की, और फिर यहाँ पर जाके हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये वही चीज़ है जो हम लोगों ने पहले पढ़ी थी कि डिक्लेयरिंग मेंबर फंक्शन आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, ठीक है। लेकिन इसमें चीज़ ये है कि अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हो, चाहो तो मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर सकते हो, और आंसर हाली रिटर्न कर दो यहाँ पे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्या चीज़ होती है। आप लोग के डिस्क्रिप्शन पूरी पढ़िएगा एक बार, ठीक है। ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, देखें अभी मैं आपको ना इसका एक तरीका बताता हूँ ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर का, कि हम होता क्या है ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाओगे तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से जो है इस चीज़ को एवेलुएट कर पाओगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मैं आप लोगों को एक कंस्ट्रक्टर बनाकर दिखाता हूँ। मेरे सपोज करें मेरे पास एक प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना था। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास का नेम लिख देता हूँ। क्लास का नेम है क्लास BSCS, ये मेरी क्लास का नेम था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ एक BSCS, ठीक है, और एक ब्रैकेट डालता हूँ ये, और मैं कह देता हूँ इसके अंदर जो x की वैल्यू आए उसको 0 प्रिंट कर दो, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया। हाँ, अब मैं यहाँ पे मेन प्रोग्राम में आ जाता हूँ, यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा किस तरह, इंट मेन हो गया,
ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, BSES यानी क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास क्या हो जाती है, कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सपोज करें अगर हमारे पास एक से ज़ायद कंस्ट्रक्टर हो जाए, ठीक है, तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाना है, ठीक है। मिसाल के, अच्छा मुझे अभी तक ये बताएं, पहले आपको इतनी चीज़ की समझ लगी है? इतनी चीज़ का तो ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, आप लोगों को इस चीज़ की समझ लगी। मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो आज हम कहते होते हैं कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी समझ लगी है सब लोगों को? गुड हो गया, ठीक है। अभी आप फंक्शन ओवरलोडिंग जो पढ़ा था उसको माइंड में रखो। देखो हम ये कहते थे कि जिस तरह अगर हमारे पास एक ही नाम के बेशुमार फंक्शंस हों, हमें कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन वो है, यस उसके पैरामीटर से। देखो ये पहली चीज़ थी। मैं यहाँ पे भी दूसरा कंस्ट्रक्टर बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। BSCS ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ int x, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट डाल के लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे x नहीं लिखूँगा क्योंकि x तो है वो वहाँ पे यूज़ होगा y, ठीक है, और मैं ये लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू y, यानी y की जो वैल्यू है वो x में डाल दो, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, ठीक है। और अब जब मैं कंपाइलर के पास इंट मेन प्रोग्राम में आता हूँ तो मैं कहता हूँ BSCS OBJ, यानी वही ऑब्जेक्ट 1, क्योंकि वो पहला ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर क्रिएट किया हुआ तो मसला होगा मेरे लिए जब नेम सेम आएंगे, लेकिन मैं इसकी ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5। अब मुझे एक चीज़ बताएं ज़रा सारे, कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे इसके लिए इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाना है? बिस्मिल्लाह, सारे अपना कॉमन सेंस यूज़ करें इसके लिए, सारे अपना कॉमन सेंस यूज़ करके मुझे बताएं कि कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे इस कंस्ट्रक्टर के लिए, मुझे इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर, इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाना है, प्लीज़। कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मुझे उसके लिए ये वाला कंस्ट्रक्टर चलाना है? बहुत इजी सा आंसर है। बच्चों थोड़ा सा जल्दी। हाँ, पैरामीटर्स देख के। आयशा, ज़ुहैब, वेरी गुड। लिंक करेंगे नहीं ज़ुहैब मेरे मुंह से निकल के, ज़ेबुन्निसा वैसे ही कैसे? देखो ना जिस तरह फंक्शंस में क्या होता था। अब देखो कंपाइलर आएगा, कंपाइलर उठाएगा इसको, देखेगा कि ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, एक ऐसी क्लास बनाई है उसने, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर एक पैरामीटर है। कंपाइलर उठाएगा इसे, पहले जाएगा इसके पास चेक करेगा, बोलेगा नहीं जी इसकी ब्रैकेट में तो कुछ नहीं लिखा है, दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर आएगा, वो देखेगा इंट y, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या वैल्यू दी हुई है, 5 क्या हमारा इंट है, इसका मतलब ये पहली कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी है, 1 या y, तो वो क्या करेगा, इसको इसके साथ आके लिंक कर देगा और फिर ये कंस्ट्रक्टर रन करेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ BSCS OBJ2, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ, ठीक है, ये काम तो आप लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर भी किया हुआ है, ठीक है। ये मैंने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने क्या किया है, सॉरी भी क्रिएट नहीं किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 2 पैरामीटर्स डाल दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक ऐसा कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज़ इक्वल टू y सेमीकोलन और f इज़ इक्वल टू z, ठीक है। अब इसके अंदर जो कुछ भी हो रहा है, अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि मेरे पास तो एक ये कंस्ट्रक्टर है, एक ये कंस्ट्रक्टर है, एक ये कंस्ट्रक्टर है, मुझे कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि मुझे इसके लिए, इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाना है? कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले देखिएगा, अच्छा जी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिसमें 2 पैरामीटर वैल्यूज़ हैं, दोनों इंट हैं। अब मैं चेक करता हूँ,
सबसे पहले इसके पास आएगा नहीं जी इसके अंदर तो कोई पैरामीटर वैल्यू नहीं है, सो ये मेरे लिए नहीं हो सकता। यहाँ पर आएगा वो देखेगा इंटीजर टाइप है, हाँ इंटीजर टाइप है, पहली कंडीशन ट्रू। दूसरा देखेगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ एक y है, जबकि मेरे पास कितनी दो वैल्यूज़ हैं, ये 100 और 200। मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जिसमें दो वैल्यूज़ हों, वो तीसरे के पास आएगा। पहले देखेगा इंटीजर है, वो बोलेगा हाँ जी कंडीशन ट्रू है। फिर वो देखेगा मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं 100 और 200 है, यहाँ पर आके चेक करके देखेगा ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, 200 इधर आ जाएगा, वो उसको इसके साथ आके लिंक कर देगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझ लगी होगी कि ओवर लोडेड कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, कि जब एक से ज़ायद कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में इस्तेमाल हो रहे हों तो कंपाइलर ये चेक करता है कि ऑब्जेक्ट के साथ कितनी पैरामीटर वैल्यूज़ दीनी है और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने कितनी पैरामीटर वैल्यूज़ दीनी है। ठीक है, तो इस सूरत में क्या होगा, कंपाइलर जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर लेगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर देना है। सपोज करें मैं एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ OBJ3 के नाम से, ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू का डाल रहा हूँ 100,1.1। मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर जो है वो इसके साथ आके चलेगा? प्लीज़ कॉमन सेंस यूज़ करना है प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि इस कंस्ट्रक्टर को चलाने के लिए या इस ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल होगा? अच्छा, आयशा सुहेब कह रही है थर्ड वाला। बाकी अच्छा, ज़ेबू निसा कह रही है कोई भी नहीं। अमान कह रहा है फर्स्ट वाला। चलें ठीक है। x इज टू वाई मैंने जर्नल लिखा है, उसके अंदर उस चीज़ को ना अभी एज्यूम करो। फिलहाल से देखो कि किसको किसके साथ हमने मैच करना है। ज़ेबू निसा, मुझे लग रहा है आपका आंसर ठीक है। मुझे आप क्लैरिफाई कर सकती हो कि आप ये क्यों कह रही हो कि क्यों भी कोई भी नहीं चलेगा? किसकी क्या रीज़न है? फ्लॉट वैल्यू है, वेरी गुड। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं। कंपाइलर आएगा वो चेक करेगा, एक वैल्यू मेरे पास इंट है, दूसरी फ्लॉट है। पहले के पास आएगा है ही नहीं है, दूसरे के पास आएगा इंटीजर वैल्यू और एक वैल्यू है, तीसरे के पास आएगा बोलेगा पहले इंटीजर है दूसरी इंटीजर है। कंडीशन फॉल्स होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहली तो इंटीजर कंडीशन ट्रू है लेकिन दूसरी यहाँ पे फ्लॉट है, तो यहाँ पे कोई कंपाइलर रन ही नहीं करेगा इसके लिए कोई भी कंस्ट्रक्टर, उसके अंदर गार्बेज वैल्यू ऐड कर देगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा इंट वाई और फ्लॉट जेड के नाम से। क्लियर हुई है ये बात? अमान नतीक नहीं लेगा, कंडीशन पूरी ट्रू होती है मान। कंडीशन ये देखो और वाली कंडीशन नहीं है, ये एंड की कंडीशन है, दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, गुड हो गया। बस अब समझ लो कि अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ लग रही है ना, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया, तो पेपर्स में इसी तरह के क्वेश्चन, पेपर में मैंने कहीं भी आपको कोडिंग कह सकते हो लेकिन बहुत जेनेरिक कोडिंग दी हुई है मैंने करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। तो ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर के बारे में ही पढ़ा। लाइक अदर फंक्शन अ कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर भी क्या हो सकता है, ओवरलोडेड हो सकता है। कैसे हो सकता है? विद डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जो अभी हमने पढ़ा कि एक के अंदर एक पैरामीटर यूज़ हुआ था, दूसरे में दूसरा पैरामीटर यूज़ हुआ था, तीसरे में तीन पैरामीटर्स हमने यूज़ किए थे। पैरामीटर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एक के अंदर इंट था, दूसरे के अंदर है ही नहीं था, तीसरे के अंदर इंट और फ्लॉट यूज़ किया था। तो जब इस तरह के कंस्ट्रक्टर हो तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा? तो इसका आंसर ये कि कंपाइलर चेक करेगा कि पैरामीटर वैल्यूज़ क्या हैं और उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो कंपाइलर जाके उस कंस्ट्रक्टर को रन कर देगा। ठीक है, ये आगे जो एग्जांपल दी हुई है ये इसी चीज़ की दी हुई है। मैं अगर आपको चेक कराना चाहूँ, ये देखो यहाँ पर हमने 3 4 के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो कंपाइलर जाके किसको रन करेगा? देखो 3 और 4 दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, कंपाइलर आएगा इधर, ये देखो ज़रा पब्लिक के अंदर क्या है कि यहाँ पर एक एम्प्टी ब्रैकेट है और यहाँ पर 2 इंट हैं और मेरे पास क्या है, ये भी 2 इंट है। तो कंपाइलर इसको रन करेगा, इंट वाले को, और इसकी वैल्यूज़ डाल देगा इसके अंदर, तो ये इस चीज़ को रन करेगा। जब दूसरे वाले के पास आया तो हमने कोई वैल्यू नहीं दी हुई, दैट इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इधर आएगा, देखेगा ये फंक्शन चलाऊँगा मैं, ये फंक्शन किधर पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, तो विड्थ की वैल्यू 5 और 5 आएगी। तो पहली बार 3 और 4 लिखा हुआ आएगा और दूसरी बार जो है वो क्या लिखा आएगा, 5 और 5 लिखा आएगा। चूँकि वो उसने मल्टीप्लाई किया हुआ तो 3 4 12 होता है और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है। तो ये आंसर हमारा इस तरह आया। तो देख लें रेक्ट बी एरिया जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। ये कौन है जो अल्लाह का बंदा इस टाइम आया क्लास लेने? माशाल्लाह।
अमान क्या चीज़ नहीं समझ आई? तुमको कहा भी था कि मुझसे मिल लो एक बार तो चीज़ें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। हाँ ये मैं करता हूँ, ये मैंने ओपन किया। हाँ अमान देखो, पहली बात ये है कि इन फंक्शंस की जो डेफिनेशंस हैं वो क्लास के बाहर हैं, ठीक है। तो कंपाइलर पहले यहाँ पर आएगा 3 और 4 चेक करेगा। कंपाइलर ने क्या करना है, सबसे पहले जाके पब्लिक के अंदर जाके चेक करना है कौन कौन से फंक्शंस मौजूद हैं। एक ये है जिसके ऊपर कोई पैरामीटर वैल्यू नहीं है तो वो इस कंस्ट्रक्टर को नहीं चलाएगा। फिर वो देखेगा रेक्टेंगल इंट के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया गया है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, देखेगा मेरे पास 2 ही वैल्यूज़ हैं, कंफर्म हो गया। उसके बाद दोनों ही इंटीजर है, कंफर्म है, तो वो क्या करेगा 3 और 4 वैल्यूज़ इसमें डाल देगा। तो 3 और 4 वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, इन दोनों के अंदर आ जाएंगी। फिर उसके बाद इनकी डेफिनेशन देखेगा किधर है, ये देखो इनकी डेफिनेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो 3 चला जाएगा विड्थ में और 4 चला जाएगा हाइट में। क्योंकि नीचे फिर हम लोगों ने एरिया वाले फंक्शन को कॉल किया हुआ, तो ये एरिया वाला फंक्शन ये है असल में, ये देखो, इसीलिए वो विड्थ और हाइट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ। अब समझ लगी है? अमान थोड़ा सा जल्दी। अमान तुमसे मिल लो ना बाद में, तुम तो सिटी में रहते हो, तुम्हें क्या इशू है? तुमको मैंने कहा भी था एक दिन टाइम दे दो, तो तुम्हें जो जितनी चीज़ें नहीं समझ आ रही कॉलेज आ जाओ मंडे को तो चलो पेपर है तुम्हारा, पेपर से एक दिन पहले आ जाओ, ठीक है। तुम खुद टाइम नहीं देते, मैं तो रेडी हूँ टाइम देने के लिए। जहाँ पे एक टाइम होता है जब टीचर टाइम नहीं देते, यहाँ पे टीचर टाइम देते हैं तो स्टूडेंट टाइम नहीं देता। स्टूडेंट्स के भी एटीट्यूड ही अल्लाह, ठीक है। अच्छा जी देखो, हम ये कह रहे हैं, ये जो एग्जांपल हम लोगों ने पहले की है उसी के आगे से डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमने क्या किया, रेक्ट के नाम से हम लोगों ने क्या किया था, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। और दूसरा मैंने क्या किया, रेक्ट बी जो है वो क्या किया हम लोगों ने, जो है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, मतलब कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स है, ये वाला हो गया। इसने अल्टरनेटिव लिख दी है ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो ये चीज़ है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में लिखा हुआ कि वो क्या चीज़ होती है, इसके बारे में लिखा है कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग कि अभी हम इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो सबसे पहले हम मेन प्रोग्राम पे आए, ठीक है। हमारी क्लास का नेम था एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल लिखा, पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसकी 2 पैरामीटर वैल्यू थी 10 और 20। दूसरा मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसकी कोई पैरामीटर वैल्यूज़ नहीं थी। अब कंपाइलर क्या करेगा, सबसे पहले इसको उठाएगा, इसको 10 और 20 को, ये दोनों इंटीजर है, यहाँ पर आएगा सबसे पहले पब्लिक में, ठीक है। अच्छा जी पहला देखें, क्या एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे कोई पैरामीटर वैल्यूज़ हैं? नहीं, इसको डिस्कार्ड कर देगा वो, ठीक है। फिर वो दूसरे एग्जाम्पल पे आएगा, वो देखेगा यहाँ पर 2 वैल्यूज़ चाहिए, यहाँ पे यस 2 वैल्यूज़ चाहिए, क्या यहाँ पर दोनों इंटीजर चाहिए? यस यहाँ पर दोनों इंटीजर चाहिए। तो 10 इधर आ जाएगा और वाई पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 चला जाएगा ए में और वाई चला जाएगा बी में, और उसके बाद सी आउट क्या लिखा आएगा, आई एम कंस्ट्रक्टर। तो ये देखें आई एम कंस्ट्रक्टर लिखा आया पहली बार, दूसरी बार भी आई एम कंस्ट्रक्टर क्यों लिखा हुआ आ रहा है मैं बताता हूँ। दूसरी बार जब होगा तो ऑब्जेक्ट 2 है जिसका कोई भी पैरामीटर वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई पैरामीटर वैल्यू नहीं थी, तो ए के अंदर 50 स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर 100 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि आई एम कंस्ट्रक्टर चलेगा, और चूंकि हमने डिस्प्ले का फंक्शन लगाया हुआ बीच में साथ ही, तो वो क्या करेगा कि जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट भी करवा देगा। तो अगर आप अपनी आउटपुट देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ यही चीज़ आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये कंस्ट्रक्टर की दूसरी टाइप है और आखिरी टाइप है। बेसिकली 2 ही कंस्ट्रक्टर इस तरह के यूज़ होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने अपने रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल के अंदर आज तक कभी कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है कि पढ़ना पड़ता है, देखना भी है, तो जाहिर सी बात है मैं रादर दैन के पूरी कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जाऊँ कि वो क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये आप लोग थ्योरी खुद पढ़ोगे। मैं आपको मेन प्रोग्राम पे लेकर आता हूँ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर काम कैसे करता है, क्योंकि जब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लोगे तो आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ये ज़रा आप पहले इसका मेन फंक्शन देखो ज़रा आके। हम मेन फंक्शन के अंदर आए, हम लोगों ने माई क्लास, मेरी बेसिकली क्लास का नेम था OBJ1, एक बेसिकली मेरा ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने ज़िशान लिखा और साथ लिखा बेड या यूनिवर्सिटी,
ठीक है। तो बेसिकली मैंने 2 पैरामीटर वैल्यूज़ भेज दी स्ट्रिंग के डाटा टाइप के नाम से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंपाइलर के पास आता हूँ, मैं देखता हूँ कि स्ट्रिंग डाटा टाइप मेरे पास किधर पड़ी हुई है। ये देखो, ये देखो, उसकी 2 पैरामीटर वैल्यूज थी, दोनों स्ट्रिंग थी। तो ये यहाँ पर आएगा, ज़िशान इधर स्टोर होगा, बैरिया यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्टोर होगा, माई नेम में चला जाएगा ज़िशान, और माई नोट पे चला जाएगा बैरिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वो उसको प्रिंट भी करेगा साथ ही, ठीक है। उसके बाद क्योंकि शॉर्ट डाटा भी नीचे लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर ये काम करता है कि अगर हम लोगों ने पिछले किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई आर्गूमेंट पास किया हुआ है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, उसको कॉपी कर सकता है। देखो ज़रा गौर से, माई क्लास बेसिकली मेरे कंस्ट्रक्टर का क्लास का नेम था, और obj2 बेसिकली मैंने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लेकिन मैंने उसको लिंक किसके साथ कर दिया है, कॉपी किसके साथ किया, मैंने उसको obj1 के साथ। तो कंपाइलर क्या करेगा, ज़िशान और बैरिया यूनिवर्सिटी को उठाएगा और इसके अंदर एंटर कर देगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, ये देखें, इस चीज़ को छोड़ दें अभी, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या किया है, फिर वो इधर आएगा, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर का भी एक तरीका होता है लिखने का, ये तो इसकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं बेसिकली, ठीक है। हम इधर आते हैं, वो फिर दोबारा इसके अंदर एंटर करेगा, माई नेम के अंदर ज़िशान और माई नोट के अंदर बैरिया यूनिवर्सिटी, और फिर वो क्या करेगा, माई नेम के अंदर डाल देगा, और उसके बाद एंड पे क्या लिख देगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख देगा। अगर आप ये देखें तो, क्योंकि मैंने एयर यूनिवर्सिटी के जो सर थे उनके साथ बैठ के स्लाइड्स बनाई थी, तो उनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था। तो ये देखें, अगर आप पहले कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा है, जब पहला कंस्ट्रक्टर चला तो फिर भी ज़िशान और बैरिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और दूसरी बार बेशक पैरामीटर वैल्यूज़ नहीं थी दी हुई, लेकिन मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करके ऑब्जेक्ट इसके अंदर एंटर कर दिया, तो दोबारा मेरा वही कंस्ट्रक्टर चल गया और दोबारा वही नाम यहाँ पर प्रिंट हो गए। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मतलब यही होता है कि ऑब्जेक्ट को कॉपी करके उसके सारे फीचर्स को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर एंटर कर देना। जैसे ये है, अगर मैं यहाँ पे 100 और 200 लिखता और यहाँ पर obj1 लिख देता तो 100 और 200 की वैल्यूज़ इधर लिखी हुई आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। मतलब बेसिकली क्या कि रादर देन कि मुझे दोबारा से वैल्यूज़ एंटर करनी पड़े, मैंने कॉपी कर लिया किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। इस चीज़ की समझ आई है आप लोगों को? मुझे पहले क्लियर करें। वहाँ अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ ना, तो एक काम करना, जब YouTube पे तुम लेक्चर मेरा देखोगे ना, तो उसको ज़रा स्लो कर लेना YouTube पे, तो मेरी आवाज़ तुम्हें स्लो स्लो सुनाई देगी। कुछ भी नहीं है कॉपी कंस्ट्रक्टर, सिंपल चीज़ है कि आपने ऑब्जेक्ट को जो है वो बेसिकली क्या करना होता है कि कॉपी करना होता है। ये देखिए ज़रा, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये कोड है असल में, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। तो ये जो था हमारा जो सेम कंस्ट्रक्टर था वो चला, और कॉपी कंस्ट्रक्टर में देखे मैंने माई क्लास और उसके बाद फिर माई क्लास का नेम लिखा एंड सोर्स लिख दिया। सोर्स बेसिकली क्या था, सेक्शन था मेरा, तो मैंने ये कह दिया कि जो सोर्स के अंदर माई नेम पड़ा हुआ है उसको उठा के माई नेम में डाल दो, और उसके बाद जो माई नोट के अंदर नाम लिखा हुआ है सोर्स के वाले में, सॉरी ये वाले में, इसको उठा के तुम इसमें डाल दो, उसका सी आउट कर दो कॉपी कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद चूंकि मैंने शॉर्ट डाटा किया हुआ दोनों का, तो दोनों का जो यहाँ से सी आउट हो रहे हैं, नेम और नोट क्या हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कंस्ट्रक्टर था, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये आता है कि मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत कब पड़ती है। सबसे पहली बात है, कॉपी कंस्ट्रक्टर तब इस्तेमाल होता है जब हमें एक ही ऑब्जेक्ट की फ़ीचर्स को एक से ज़ायद जगहों पर इस्तेमाल करना हो। जाहिर सी बात है, अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है ना कि रादर देन मैं फिर वैल्यूज़ लिखता तो मैं उसके लिए इस्तेमाल कर लेता। नंबर 2 चीज़ ये है कि जो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर हम कभी भी पैरामीटर्स नहीं लिखते। आप देख लें, हमने पैरामीटर्स नहीं लिखे, हमने सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम लिखा है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ है कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो सम टाइम नहीं चल पाता, तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर तब इस्तेमाल करते हैं जो हम क्या करते हैं कि हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू से कॉपी करवा देते हैं, तो वो दो बार चूँकि जब ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज होता है तो गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि टिपिकली जब हम पॉइंटर यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, आगे जाके जब आप लोग करोगे
तो पॉइंटर्स के अंदर भी गार्बेज वैल्यूज़ आती हैं, तो हम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे क्या होता है, जब हम कॉपी करते हैं दूसरी की चीज़ों को, तो हमारी वैल्यूज़ होती हैं ऑटोमेटिकली दूसरे पॉइंटर्स में जा सकती हैं। ऑल इन ऑल अगर मैं ओवरऑल बात बोलूँ तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हमें बार बार किसी ऑब्जेक्ट सेम वैल्यूज़ नहीं लिखनी पड़ती। हम क्या करते हैं, उसी की वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट किसी कंस्ट्रक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोग देखें, मैं आप लोगों को चेक करवाता हूँ, ये कोड ज़रा देखें आप लोग, ये शायद ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियरेंस दे सके। हम मेन प्रोग्राम पे आए, माय क्लास बेसिकली मेरी क्लास का नाम था, OBJ1 मतलब पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने क्या किया, तलाल और एयर यूनिवर्सिटी को एंटर कर दिया, यानी ये 2 स्ट्रिंग थी। अब देखो कंपाइलर यहाँ पे पहले आएगा, वो एयर और तलाल को देखेगा, बोलेगा ये दोनों स्ट्रिंग है, ठीक है, और दोनों के इसका क्या 2 पैरामीटर्स हैं। पहले फंक्शन के पास आएगा, वो देखेगा ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, पैरामीटर वैल्यूज़ क्या हैं, 2 हैं, वेरी गुड हो गया। तो वो क्या करेगा कि जो नेम के अंदर लिखा होगा वो तलाल किधर सेव कर देगा, माई नेम के अंदर, और माई नोट के अंदर क्या सेव कर देगा, एयर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो पहली चीज़ ये हो गई। ठीक है, और उसके बाद OBJ2 OBJ1, ठीक है। अब ये देखें कॉपी कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल हुआ है, फिर क्या किया उसने बोला OBJ1 के अंदर जो फीचर्स हैं वो OBJ2 में डाल दो। OBJ1 क्या था हमारा, ये चीज़ थी, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि OBJ1 की जो तलाल और एयर यूनिवर्सिटी है वो इसमें आएगा। अब इसके अंदर क्या हो गई हैं, 2 पैरामीटर वैल्यूज़ हो गई हैं विद यूजिंग स्ट्रिंग। अब दोबारा वो ऊपर आएगा और चेक करेगा, चूँकि अभी तो इस प्रोग्राम के अंदर फंक्शन ही एक इस्तेमाल हो रहा है, पर एक शॉर्ट डाटा के भी तो हो रहा है ना ये वाला। तो वो क्या करेगा, देखेगा अच्छा ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, तो वो क्या करेगा यहाँ पे दोबारा स्टोर करवा देगा। अब चूँकि OBJ1 डॉट शॉर्ट डाटा तो तलाल और एयर यूनिवर्सिटी पहली बार लिखा हुआ है, और फिर OBJ2 डॉट शॉर्ट डाटा है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा आया, तलाल और एयर यूनिवर्सिटी। तो इसका मतलब क्या है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हुए हमारा काम काफ़ी जो हो जाता है वो कम हो जाता है। डिफरेंस क्या होता है हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर के ऊपर, देखें। कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। ये बात तो हमने बोली, सॉरी, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। देखो हमें इस प्रोग्राम के अंदर जब शॉर्ट डाटा के फंक्शन को चलाना होता है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट के साथ लिंक करते हैं, लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए ये काम नहीं करते। कॉपी कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन असाइनमेंट में क्या होता है, असाइनमेंट क्या करता है, सिर्फ डाटा को कॉपी करता है। जैसे A=B तो B का डाटा A में भेज देगा, जबकि कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या चीज़ होती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर अपना वैल्यूज़ रहती हैं। मैं आपको इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन चेक कराता हूँ, ठहरेगा। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसका मतलब क्या, क्योंकि कंफ्यूजिंग है। देखो एक इबारत मैंने यहाँ पे लिखी है A=B, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर B के अंदर 10 स्टोर था तो अब B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 या गार्बेज वैल्यू, ठीक है। और A के अंदर क्या आ जाएगा, 10, यानी B के अंदर से वैल्यू ख़त्म हो गई है। जब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या चीज़ होती है, एक मैंने क्लास बनाई, क्लास नेम मैंने रख दिया OBJ1, और इसके अंदर 2 पैरामीटर वैल्यूज़ दे दी मैंने 100, 200, ठीक है। सॉरी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इसी तरह मैंने एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने लगा हूँ, ये देखना अभी OBJ2, और इसके अंदर मैंने लिख दिया OBJ1, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट 1 को कर दो। अब जब मैं ये लिखूंगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट 1 की जो वैल्यूज़ 100 या 200 है वो ख़त्म हो जाएं। असाइनमेंट में क्या होता था, जैसे ही मैं A=B करता था तो B की वैल्यू 0 हो जाती थी। क्यों? क्योंकि B की वैल्यू शिफ्ट हो जाती थी A में। लेकिन कॉपी कंस्ट्रक्टर में ऐसा नहीं होता। कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती हैं और वो कॉपी करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चली जाती हैं। ये चीज़ थी समझाने वाली कि कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच में ये फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने काम करना था। हम लोगों ने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने ये देखा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडर क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी चेक किया कि कंस्ट्रक्टर हमारे प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल होता है। एक छोटा सा टास्क और करेंगे और उसके बाद आज की क्लास हम लोग ख़त्म करेंगे। अभी हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टर्स के बारे में। ये 2 मिनट की डिस्कशन है और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। डिस्ट्रक्टर्स, सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता था जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे।
तो डिस्ट्रक्टर क्या हुआ कि जैसे ही ऑब्जेक्ट का काम ख़त्म होगा तो कंस्ट्रक्टर को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाए। समझ रहे हो? ठीक है, कि एक ऐसा स्पेशल फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जैसे ही पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसा फंक्शन भी होना चाहिए जो ऑटोमेटिकली क्या करे, फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दे जैसे कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करें, ख़त्म करें। तो उसके लिए हमारा डिस्ट्रक्टर इस्तेमाल होता है। अब डिस्ट्रक्टर्स क्या चीज़ होती हैं? स्पेशल मेंबर फंक्शंस होते हैं जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू ख़त्म कर देता है, यानी जब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती वो डी एलोकेशन कर देता है मेमोरी से। हम डिस्ट्रक्टर कैसे इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ये साइन ऑफ एक्स, ये इसको हम लोग अली मद्दा वाला वैसे लफ्ज़ साइन लफ्ज़ बोलते होते हैं, इसको मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन क्या होता है वो ना ही कोई आर्गूमेंट लेता है और ना ही कोई वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो आप इसको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, मैं इसको आपको ना अपने प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ। ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर का नाम, मेरी क्लास का नेम ज़िशान था। मैंने इसके अंदर पैरामीटर वैल्यूज़ ली हुई थी 100, सॉरी डायरेक्ट तो नहीं होती, इंट ए कॉमा इंट बी, ये हो गया। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने आके बता दिया था a इज़ इक्वल टू 0 और b भी इज़ इक्वल टू 0। कंस्ट्रक्टर में नॉर्मली हम यही करते हैं ना कि पैरामीटर वैल्यूज़ दे देते हैं ताकि हमें, अच्छा जैसे ही मुझे ये कंस्ट्रक्टर, अब मेरा काम मुकम्मल हो जाएगा तो मुझे कंपाइलर को मेमोरी ख़त्म करने के लिए ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे डिस्ट्रक्टर इस्तेमाल करो ताकि हमारी जो काम है वो सारा एंड हो जाए। अब ये साइन किधर होता है कीबोर्ड के अंदर? क्योंकि आज तक मैंने ये साइन कभी यूज़ नहीं किया। मैं इसके लिए फ़िलहाल डैश यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं देखूँगा ये किधर होता है। अभी तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने डैश यूज़ किया, उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा। कंस्ट्रक्टर मेरा क्या था, कंस्ट्रक्टर का नेम क्या था मेरा, ज़िशान। ठीक है, और ये मैंने ब्रैकेट लगाई। अब शर्त क्या थी कि इसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं होगी और इसके अंदर भी यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी। बस इससे क्या होगा कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट का काम मुकम्मल होगा तो जैसे ही कंपाइलर डिस्ट्रक्टर को देखेगा तो ए और बी की जो वैल्यूज़ होंगी इनको ख़त्म कर देगा, या उसके अंदर उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट हुई थी वो क्या कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। अगर आप ये देखें तो यहाँ पर भी ये चीज़ हुई है, यहाँ पर डाटा इज़ इक्वल टू 0। बेसिकली जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डाटा इज़ इक्वल टू 0 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोगों ने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के हम लोगों ने क्लास का नेम दोबारा लिख दिया तो उसने क्या किया, इसको डिस्ट्रक्ट कर दिया। ये देखिए ज़रा, ये प्रोग्राम है हमारा। हमने मेन प्रोग्राम पे शुरू करते हैं। फू के नाम से क्लास बनाई थी जिसका ऑब्जेक्ट था obj1। ठीक है, तो उसने क्या किया, obj1 नाम यहाँ पे गया फू में, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, डेटा के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई, सी आउट क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर पर फंक्शन। तो पहला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अब जैसे ही हमारा काम मुकम्मल हुआ तो हम लोगों ने क्या किया, साथ ही डिस्ट्रक्टर लगा दिया। ठीक है, फू 0 और उसके अंदर क्या लिख दिया, सी आउट डिस्ट्रक्टर फंक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा आ गया, डिस्ट्रक्टर फंक्शन। ठीक है, और चूंकि वो मैंने शो डाटा करूँगा तो डाटा शो होगा, अदरवाइज़ वो शो नहीं होगा। ये चीज़ देख लें, ये आगे से कंटिन्यू है इसी तरह। obj1 शो करूँगा तो डाटा शो हो जाएगा। डाटा क्या है, डाटा हमारा 0 पड़ा हुआ है तो 0 शो हो गया यहाँ पे, सिंपल। आगे जो है इसी की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसा फंक्शन आर्गूमेंट से आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया कि हमने ऑब्जेक्ट को अगर फंक्शन आर्गूमेंट्स बनाए हों, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम लोगों ने obj2 और obj3 लिखा हुआ था। तो जब हम फंक्शन में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनके पैरामीटर्स होते हैं उनको वैल्यू ट्रांसफ़र कर देता है। ये हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम लोग मिड टर्म के बाद इंशाल्लाह इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज़ करेंगे। किसी बच्चे को आज के लेक्चर में कोई चीज़ ना समझ लगी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ ले, एक्सेप्ट अमान तुम इसी तरफ वो चक्कर लगा लेना। अच्छा ठीक है, कौन सा सेक्शन डिस्ट्रक्टर का बोल रहे हो अमान? एक मिनट है, ये लो। हाँ जी बताओ। नज़र आ रहा है? जी मुकद्दस बोले हैं। देखो रोटियां बेचने वाला भी आ गया भाई। अब नज़र आया, बता रहा हूँ। तो ए की वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, 0।
और बी की वैल्यू भी क्या स्टोर हो जाएगी यहाँ पर 0। ये चीज़ समझते हो? इस चीज़ की कंफर्म समझ लगी है कि जब कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ था क्या हुआ, मेमोरी के अंदर जाके वैल्यू 0 और 0 सेव होगी। ये चीज़ क्लियर हुई है? टिल्डे, ओके ओके ओके। अच्छा, अब सपोज़ करो अगर इसी तरह के मैं 100 कंस्ट्रक्टर अपने एक प्रोग्राम में इस्तेमाल करूँ, ज़ाहिर सी बात है जब बड़ी प्रोग्रामिंग आती है तो उसमें एक कंस्ट्रक्टर तो नहीं होता। इसका मतलब यह है कि मेरी मेमोरी जो है वो ऑलमोस्ट इधर तक पहुँच सकती है जहाँ पर सपोज़ करो z इज़ इक्वल टू भी 0 होगा। ये बात है, ये समझ लिया आप लोगों ने? इतनी चीज़ समझ लगी कि सपोज़ करें कि अगर 100 कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल हों तो मेरी मेमोरी फुल हो जाएगी। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया सब लोगों ने? बताएं मुझे। गुड हो गया। अब इसमें चीज़ देखने वाली ये है कि जब हम ये डिस्ट्रक्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने जो साइन लगा के ज़िशान लिखा है और आगे से सिर्फ ब्रैकेट डाल के इसको क्लोज़ कर दिया, ठीक है, तो कंपाइलर क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि ये डिस्ट्रक्टर इस्तेमाल हुआ वो क्या करेगा, बी की वैल्यू 0 ख़त्म कर देगा। इसी तरह ए की वैल्यू भी 0 ख़त्म कर देगा। इसी तरह जब मैं 100 प्रोग्राम 100 कंस्ट्रक्टर्स के लिए 100 डिस्ट्रक्टर्स बनाऊंगा साथ साथ, तो वो क्या करेगा, इनकी मेमोरी को डी एलोकेट करना शुरू कर देगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि मेरी मेमोरी जो होगी वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी, और चूँकि मुझे अब इसका काम कोई ज़रूरत भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली मेरी जो मेमोरी है वो अवेलेबल होगी बाकी सब ऑपरेशंस के लिए। अब इस चीज़ की समझ लगी है कि हम डिस्कंस्ट्रक्टर क्यों इस्तेमाल करते हैं। अमान, आपको समझ इसलिए लग रही है क्योंकि आपने शुरू की क्लासें बहुत ज़्यादा मिस की हैं। इशू ये है सर, मैं इसलिए तुम्हें कहा था कि तुम मेरे से डायरेक्टली मिल लो। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन प्लीज़? ये प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, इसके अंदर हम कोई नया काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ प्रोग्रामिंग का स्टाइल चेंज कर रहे हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मिड टर्म के बाद हम लोगों ने बोला हुआ कि हमने प्रोग्रामिंग बूट कैंप रखना है जिसमें हम लोग ये पूरी क्लासेस बना के एक बार करेंगे। जी सैफ, तो इंशाल्लाह उसमें मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को पता होना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए। कैन वी लीव, तुमने किधर जाना है? तुमसे इतना नहीं करने होता कभी सर को लेके चले जाओ, सर आए नान चले खाने चलें।